पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए आंदोलन को इसमें से और क्या कहा जा सकता है, आरोहण कहा जा सकता है, नहीं, उद्दोलन भी नहीं कहा जा सकता है साथियों, अभियान कह सकते हैं। हाँ, यानी कि आंदोलन का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों, अभियान होगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी था बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, अल्पज्ञ का साथियों विलोम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, अगर बात करें अल्पज्ञ के विलोम की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। यहां पर सर्वज्ञ लिखा होना चाहिए था। कैसे साथियों, इस प्रकार से जैसे मैंने यहां पर लिखा है, तो अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ और सर्वज्ञ का विलोम पूछे तो अल्पज्ञ आपको बताना है। हवा, वायु, पवन, समीर, मारुति, ये कैसे शब्द हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये सारे के सारे ना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी कि हवा को साथियों पवन भी कहेंगे, समीर भी कहेंगे, मारुति भी कह सकते हैं। तो ये सारे बात करें तो ये समान अर्थी साथियों शब्द हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब साथियों क्या होता है, जानबूझकर दुख देना, रोज रोज परेशान करना, आंखों के सामने शरारत करना, या छाती पर चढ़कर परेशान करना। तो कहा जा सकता है साथियों छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है जानबूझकर दुख देना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो जिसे पार करना साथियों कठिन हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको तो दुर्गम कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मुंह की खाना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। बातूनी होना नहीं, अपमानित होना नहीं, अभिनंदित होना नहीं, पराजित होना साथियों, ये कह सकते हैं साथियों मुंह की खाना, यानी कि हार जाना या पराजित होना। आंसर यहां पर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मधुर शब्द का सटीक विलोम आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि मधुर का विलोम क्या लवण होगा, नहीं, ललित होगा, नहीं होगा, कूट होगा, नहीं साथियों, आपको ध्यान रखना है मधुर का विलोम क्या होता है, कटु होता है। और अगर आपसे कटु का विलोम पूछा जाए तो मधुर आपको बताना है। तो दोनों ही पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आज के 20 प्रश्नों में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यही है। आप लोग एक अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या बात कही गई है, उसमें बात कही गई है कि जो संघ की राजभाषा होगी ना वो हिंदी होगी, और लिपि साथियों क्या होगी, देवनागरी होगी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है बताइए। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले को पक्षी तो कहेंगे नहीं, स्वदेश भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों, अंडज कहा जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है कि अंडज साथियों किसे कहा जाता है, जो अंडे से उत्पन्न होता है। अंधा युग ये किसकी रचना है, अब आपसे पूछी जा रही है बताइए। तो ये साथियों किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की साथियों ये रचना है। कौन सी, अंधा युग, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर साथियों यहां पर आपका जो जाना चाहिए ना वो किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए शुद्ध शब्द यहां पर आपसे पूछा जाता है बताइए, यानी कि उज्जवल साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है बताने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो देखिए उज्जवल आप कभी भी लिखना ना, तो उज्जवल में दो बातें ध्यान रखना, दो बार जाएगा और दोनों बार आधा आधा जा आएगा। तो उज्जवल कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मूक का विलोम साथियों आपको बताना है बताइए। तो मूक का विलोम क्या होता है साथियों, सबल, गंभीर, निर्बल, वाचाल। वाचाल होता है साथियों मूक का विलोम, वाचाल का विलोम होता है मूक, और मूक का विलोम होता है वाचाल। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी साथियों क्या होता है बताइए। तो अनुज्ञा का समानार्थी क्या होता है, अनुमति होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द साथियों कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा कैसी है, तो कैसी आ गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मुर्गी कैसी है, कैसी आ गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा कैसी है, दही कैसा है, दही के साथ साथियों कैसा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जिन शब्दों के साथ कैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आपके साथियों पुल्लिंग शब्द कहलाए जाते हैं। तो आंसर जिनका यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसको साथियों क्या कहा जाता है बताइए। अद्वितीय, अनोखा, अभूतपूर्व या अनुपम। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, अद्वितीय उसको कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है बताइए, क्या कहलाती है। देखिए व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध भाषा और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध भाषा, उसको क्या कहा जाएगा साथियों, मानक भाषा कहा जाएगा। या आप लोग को मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और पूछा ही पूछा जाएगा साथियों इस बार। या वो हो सकता हो आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जाए या आपके
पड़ोसी की शिफ्ट में पूछ लिया जाए, यानी कि आपके मित्र की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पुल्लिंग संज्ञा हो, ठीक है ना, जातिवाचक भी हो और पुल्लिंग संज्ञा भी हो। तो अगर साथियों बात करें हिमालय कैसा है, पुल्लिंग है। चावल कैसा है, मोहन कैसा है, चपरासी कैसा है, ये सब साथियों पुल्लिंग है, ठीक है ना। लेकिन हिमालय साथियों जातिवाचक नहीं है, हिमालय है व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। चावल की बात करें ये भी आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। मोहन की बात करें ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। लेकिन चपरासी जो है ना साथियों, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका एक जातिवाचक हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची है, बताइए कौन है। चलिए, तो अमृत का पर्यायवाची आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो अमृत का पर्यायवाची इसमें से तो मधु जो शब्द है ना, ये अमृत का पर्यायवाची, इसलिए आंसर आपका ए के साथ जाएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बताइए। देखिए भरत मुनि यहां पर नहीं आया है, अगर भरत मुनि आ जाता तो आप 8 बताते, लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो आपको साथियों 9 बताना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसके लिए एक शब्द साथियों अगर आप चुनेंगे तो क्या चुनेंगे इसमें से। तो उसको क्या कहा जा सकता है साथियों, अधूड़ा नहीं, उसको अध्यूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अध्यूड़ा। कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन साथियों कब हुआ था। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था नहीं, बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर सिंपल सा आपसे पूछा जाता कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में साथियों हुआ था। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसने करवाया था, किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर आपसे पूछी जा रही कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, तो 1911 में साथियों इसको रद्द किया गया था, बंगाल के विभाजन को। क्यों रद्द किया गया था, क्योंकि साथियों जो दिल्ली में दरबार आयोजन हुआ था ना, जैसे कि जो आपके इंग्लैंड के जो सम्राट थे, जॉर्ज पंचम जिनका नाम था, ये असल में साथियों दिल्ली आ रहे थे। तो 1911 में साथियों बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। इसलिए कुल मिला के अगर बात करें बंगाल का विभाजन पूछे कब हुआ था तो 1905, पूछे रद्द कब हुआ था तो 1911 में हुआ था। और अगर बात करें साथियों जो आपका कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी ना, वो भी साथियों 1911 में ही हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए मिजोरम की साथियों राजधानी क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल जो है ना साथियों मिजोरम की राजधानी है। अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछे तो ईटानगर आपको बताना है। अगर अंडमान निकोबार की राजधानी पूछे तो पोर्ट ब्लेयर आपको बताना है। नागालैंड की राजधानी पूछे तो कोहिमा आपको बताना है। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यूनतम मेमोरी साइज क्या है। देखिए गीगाबाइट की अगर बात करें तो ये आपका जीबी हो जाएगा। अगर किलोबाइट की बात करें यानी कि ये केबी हो जाएगा। मेगाबाइट की बात करें तो ये आपका एमबी हो जाएगा। आप लोग को क्या मिलता हो सकता हो 1 GB मिलता हो, 2 GB मिलता हो, ठीक है। और या हो सकता हो साथियों 1 GB अगर आपको मिल रहा है तो 1024 MB वो कहलाएगा। और 1 MB में साथियों 1024 KB होते हैं। तो इसमें से सबसे न्यूनतम की अगर बात की गई, सबसे कम कौन सा साइज है, वो तो किलोबाइट है यानी कि केबी है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। हीनयान तथा महानयान साथियों ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ये तो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि हीनयान और महायान शाखा किसके अंतर्गत थी, बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इनमें से कहां पर अपील की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। तो अगर बात करें साथियों सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है और हाई कोर्ट में भी की जा सकती है, यानी कि उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि पालघाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है, बताइए। तो पालघाट दर्रे की अगर बात करें ये साथियों केरल को और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारतीय संसद में साथियों क्या क्या सम्मिलित है, देखिए संसद की अगर बात करें संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, एक तो राज्यसभा है, दूसरी लोकसभा है और एक राष्ट्रपति है। तो साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है। चलिए, तो कौन सी है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बंगाली है। क्या है? बंगाली है, यानी कि बांग्ला आपका राइट आंसर हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपके पास ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच जाए, यानी कि लगभग 1 घंटा भी साथियों नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। 1 घंटे के आसपास की टाइमिंग होगी और पूरा मॉक टेस्ट मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे यह साथियों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है, किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है, इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, रंगा स्वामी कप साथियों किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रंगा स्वामी कप की अगर बात करें तो यह साथियों आपको ध्यान रखना है, हॉकी के खेल से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। तो अगर आपसे साथियों ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर साथियों भ्रमण करती है पृथ्वी। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए संरचना का मॉडल इनमें से किसने दिया था। तो मेंडल ने, मार्गन ने, हरगोविंद खुराना ने, या वॉटसन और क्रिक ने। तो यहां पर साथियों आंसर की अगर बात करें तो वॉटसन और क्रिक का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने ही दिया था। भारत का कौन सा राज्य सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर है। तो यहां पर साथियों क्या आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति साथियों किस देश में आरंभ की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू की गई, तो इंग्लैंड में शुरू की गई, आपको ध्यान है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। देखिए, एक सदिश राशि है और एक होती है अदिश राशि। इसमें आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें से अदिश राशि है। अगर बात करें साथियों त्वरण की तो ये एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान की अगर बात करें तो ये साथियों अदिश राशि है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि कैल्सीफेरोल साथियों किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे साथियों, कैल्सीफेरोल है। या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आपको विटामिन डी बताना है। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि चाबी भरी घड़ी में संग्रहित होती है, यानी कि चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो कौन सी ऊर्जा होती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है, यानी कि जो वित्त आयोग है उसका सबसे बड़ा साथियों कार्य क्या होता है, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना नहीं, वार्षिक बजट तैयार करना नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। बिल्कुल सही साथियों। इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व को वितरण करना साथियों ये वित्त आयोग का एक प्रधान कार्य है। 39वें नंबर का प्रश्न देखिए कि 1916 में इनमें से कौन सा पैक्ट हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा पैक्ट हुआ था साथियों, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए नोकरेक जीवमंडल रिजर्व ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, या साथियों मेघालय में। तो ये कहां पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, मेघालय में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अभी आपने साथियों 20 प्रश्न देखे हिंदी के, 20 प्रश्न देखे सामान्य ज्ञान के। अब यहां पर साथियों रीजनिंग के प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है ना वो साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्लास साथियों आपके लिए डेली होती है। मेरा मानना है कि अगर एग्जाम तक अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो एग्जाम आप खुद धुआं धुआं कर दोगे, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ के आओगे साथियों मैथ, रीजनिंग और हिंदी में से। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो सिलेक्शन के चांस आपके 99.9999% हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से 100% आपके सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे। चलिए, तो अब देख लेते हैं साथियों इस क्वेश्चन को कि वह आरेख पहचानना है आपको जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए, इसमें अगर बात करें ना साथियों, देखिए श्वेत है, यानी कि श्वेत एक रंग है, वस्त्र है, पुष्प है। अगर बात करें मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना दिया, ये श्वेत रंग बना दिया। अब श्वेत रंग है ना, ये मान लीजिए श्वेत कुछ वस्त्र हो, श्वेत भी होते होंगे, कुछ काले नीले पीले भी होते होंगे, तो हमने मान लिया कि ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, श्वेत हो जाएगा।
ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वस्त्र हो जाएगा। तो कुछ वस्त्र जो है, इतने वस्त्र आपके श्वेत भी होंगे और बाकी ये सब अलग कलर के वस्त्र होंगे। हम लोग मान लेते हैं साथियों, पुष्प की अगर बात करें तो कुछ पुष्प भी सफेद होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। और बाकी कोई पुष्प और भी अलग अलग कलर के होते हैं, लाल वगैरह। ठीक है, तो ऐसा साथियों कहां पर आपको नजर आ रहा है, तो ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROSE को 6 8 2 1 लिखा जाता है, CHAIR को 7 3 4 5 6 लिखा जाता है और PREACH को 9 6 1 4 7 3 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SEARCH को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, कभी भी जब आपके सामने ऐसे बहुत तरीके के हो ना, कि इसको ये लिखा जाता है, इस पूरे को ये लिखा जाता है, इस पूरे को ये लिखा जाता है, और एक शब्द आपसे दे दे कि इसका कोड क्या होगा, तो SEARCH का कोड जो होगा ना साथियों, वो इन्हीं सब में छुपा है। अगर बात करें एस आपका ये यहां पर है, तो इसका कोड क्या होगा साथियों, 2 होगा। तो एस का कोड हमने क्या लिख लिया, एस का कोड साथियों हमने 2 लिख लिया, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। ई की बात करें, ई ढूंढिए, ई कहां पर, एक तो साथियों देखिए ई यहां पर है और कहीं भी ई है, बिल्कुल एक आपका यहां पर ई है, तो इसका कोड भी एक होगा और इसका कोड भी एक ही होगा, तो ई का कोड साथियों एक हो जाएगा। ए का कोड की अगर बात करें तो ए कहां पर है, देखिए साथियों जल्दी से, तो ए आपका ये मिल गया और इसका कोड 4 है, तो यहां पर हमने 4 लिख लिया। आर की अगर बात करें, ऐसे प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर की अगर बात करें, आर का कोड ये है 6 है, तो 6 लिख लिया। और सी की बात करें, सी का कोड क्या है साथियों, CH का कोड आपका 7 3 है, तो 7 3 आपका हो गया, यानी कि 21 46 73 कहां पर लिखा हुआ है, 21 46 73 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 21 46 73 तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से विषम कौन सा, यानी कि सबसे अलग आप कौन सा देख पा रहे हैं। तो उसके लिए तो साथियों हमें क्या करना होगा, हमें लेटर पोजीशन साथियों यहां पर लिखना होगी। तो देख लेते साथियों, ये आपका 4 पर आएगा और जे आपका 10 पर आएगा, जी 7 पर आएगा और ई 5 पर आएगा। उसके बाद ए 1 पर, जी 7 पर, के 11 पर, डी 4 पर आएगा। उसके बाद अगर बात करें बी 2 पर, जी 7 पर, आई 9 पर आएगा और 5 आपका ई जो है वो 5 पर आएगा। ए 1 पर, जी 7 पर, एच 8 पर और बी आपका 2 पर आएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, 4 से 10 हो गया, 10 से 7 हो गया, 7 से 5 हो गया, 1 से 7 हो गया, यहाँ पर 2 से 7 हो गया, फिर 9 हो गया। तो मतलब कुछ यहाँ पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ है। क्या और कोई तरीका है साथियों, देख लेते हैं। वोवेल वोवेल वाला भी हो सकता है। देखिए भाई, एक वोवेल है, उसके बाद एक वोवेल है, यहाँ पर साथियों 2 वोवेल हैं, यहाँ पर 1 वोवेल है। यानी कि इसमें इसमें और इसमें एक वोवेल है, लेकिन यहाँ पर साथियों इसमें 2 वोवेल हैं। अब 2 वोवेल हैं तो यही सबसे अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा और यही विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है आपको जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो क्या पुश, यानी कि PUSH यहां पर लिखा हुआ है, तो PU भी लिखा हुआ है, SH भी लिखा हुआ है, ये तो बनाया जा सकता है। NAME लिखा हुआ है साथियों, N कहां पर है देख लेते हैं हम लोग एक बार। N, हाँ N आपका ये हो गया, A कहां पर है, ए साथियों यहां पर नहीं है, ए यहां पर नहीं है। अब ए नहीं है तो ये वाला जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि PEST बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो P भी है साथियों, E भी है और S भी है और T भी है। मिंट भी बन सकता होगा क्योंकि M भी है और I भी है और N भी है और T भी है। तो आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अब आपको बताना है कि साथियों इसमें से सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है। तो 470 है, 632 है, 845 है, 720 है। क्या इनका कुछ गुणा करने पर आएगा, इनको जोड़े तो साथियों कितना आएगा, 11 आ गया। इनको जोड़े तो ये आपका ये कितना आ गया, 11 आ गया। इनको जोड़े तो 12 और 5 आपका क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और इनको जोड़े तो साथियों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहां पर भी कुछ मैटर नहीं बन रहा है, दो तो सेम 11 11 थे, एक और 11 आ जाता तो काम हमारा बन जाता। क्या गुणा करने पर साथियों कुछ आएगा, तो 4 सत्ते आपका 28 होते हैं, 6 तीन आपके 18, 18 दून आपके 36 होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहां पर भी कुछ मामला नहीं बन रहा है साथियों। अगर बात करें, देखिए ये वाला जो है ना, ये पूरा आपका किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है।
ये अगर बात करें ये भी 5 से कट रहा है और ये भी पूरा पूरा 5 से कट रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा साथियों 5 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब आप अगर कोई भी संख्या जितनी भी बड़ी ले लो, मान लीजिए मैं 4 अंकों की या 5 अंकों की संख्या ले लेता हूं, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो कहा जा सकता है कि वो संख्या 5 से कट जाएगी पूरी पूरी। लेकिन अगर 0 नहीं है या 5 नहीं है तो वो संख्या नहीं कटेगी। 0 देखो तो 5 से कट जाएगी, 5 देखो तो 5 से कट जाएगी। तो यहां 0 था इसलिए 5 से कट जाता, यहां 5 था इसलिए 5 से कट जाता, यहां 0 था इसलिए 5 से कट जाता। तो आंसर आपका बी हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि क्या सही है यहां पर। चलिए, लेटर पोजीशन अगर हम लोग रखें तो U 21 पर आता है, V 22 पर आता है और ये आपका 23 पर आता है। तो 21 22 23 बिल्कुल सही बैठ गया। 1 पर, 2 पर, 3 पर आता है। उसके बाद P 16 पर, R 18 पर, S आपका 19 पर आता है। तो 16 18 19 यहां पर कुछ लग रहा है भाई। G 7 पर, H 8 पर और ये 9 पर आता है। यानी कि देखिए सब क्रम से हैं, ये भी क्रम से हैं, ये भी क्रम से हैं और ये भी क्रम से हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, गड़बड़ मामला है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा और अलग होगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर भी आपको देखना है सबसे अलग कौन सा है। नींबू, अंगूर, सेब, संतरा, इसमें सबसे अलग कौन सा है साथियों। ये अगर आपका क्वेश्चन है तो आंसर आप साथियों क्या दे सकते हो। देखिए, ये नींबू और अंगूर और संतरे में साथियों रस होता है, यानी कि ये रसदार फल हैं। कैसे फल हैं साथियों, ये रसदार फल हैं सब। लेकिन सेब की अगर बात करें, सेब रसदार फल नहीं है क्योंकि सेब में रस नहीं होता है। अब नहीं होता है तो ये सबसे अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, 85 का संबंध है 40 से, तो 77 का संबंध किससे होगा, 49 से, 55 से, 49 से या साथियों 16 से, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें 85 से ये 40 कैसे बना है या 40 से 85 कैसे बना है, ये सबसे बड़ा साथियों यहां पर सवाल पैदा हो रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर अगर बात करें, अगर 8 की गुणा 5 से कर दिया जाए तो ये 40 बन जाएगा, 8 पंजे 40 होता है। तो उसी प्रकार 7 की गुणा अगर साथियों किससे कर दी जाए, 7 सत्ते 49 कर दिया जाए तो यहां पर 49 आ जाएगा। और साथियों अच्छी बात यह है कि 49 ऑप्शन में भी है। अब ऑप्शन में है तो यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहां पर लिखा हो साथियों, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है, ठीक, क्या लिखा हुआ, एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको कठिन लगता है तो मैं इसको आज बहुत आसान तरीके से आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप कभी ये मेथड भूलोगे नहीं। कितने फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है ना, तो 1 2 3 4 5 आपके ये फ्रेंड हो गए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो जो कहता जाए वो करते जाओ साथियों। एम बैठा है बाईं ओर ओ के, यानी कि ओ मान लीजिए, सपोज दैट हम यहां पर मान लेते हैं। कहां पर माने आप बताओ, कहीं पर भी हम मान सकते हैं। हम यहां पर मान सकते हैं, हम यहां पर मान लेंगे। ठीक है, ओ एम बाईं ओर बैठा है, यानी कि ओ का बायां किधर होगा, इधर। एम बाईं ओर है ओ के, तो एम के बाईं ओर एम बैठा है, बिल्कुल सही बात है। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, यानी कि एम जो है दाईं ओर है किसके, पी के। तो यहां पर हम पी के दाईं ओर क्या हो गया, एम हो गया। अब हमने इधर एक्स्ट्रा लिया ना तो हम ये वाला कट कर देंगे। अब इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एम बाईं ओर है ओ के, बिल्कुल हो गया। और दाईं ओर है पी के, एम की ही बात चल रही है, यानी कि पी के दाईं ओर है एम। उसके बाद लिखा हुआ है पी के, उसके बाद लिखा है एस बैठा है दाईं ओर टी के, यानी कि साथियों टी किधर है अभी नहीं पता। एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो मान लीजिए साथियों टी हम यहां पर बना दें और टी के दाईं ओर बैठा है एस, एस हम यहां पर बना दें। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है किंतु बाईं ओर है पी के। अब यहां पर मामला गड़बड़ाया। देखिए, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यहां पर मजबूरन अब हमें 2 पॉइंट बनाना पड़ेंगे साथियों और इस 2 पॉइंट को कट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पी भी आ गया। एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो एस बैठा है साथियों दाईं ओर टी के, यहां पर आ जाएगा। टी के दाईं ओर बैठा है एस। उसके बाद क्या कहा गया है, लेकिन किंतु बाईं ओर है पी के, यानी कि एस जो है ये बाईं ओर बैठा है पी के। तो अब ये साथियों आपका पूरा सही होगा। कितने लोग थे, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। पूछा जा रहा है साथियों कि बीच में कौन बैठा है, तो 2 इधर के ये कट गए, 2 इधर के ये कट गए, बीच में कौन बैठा है साथियों, पी बैठा है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ जाएगा, जिसमें आपका पी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत आम, यानी कि भारत का संबंध जैसे आम से है वैसे न्यूजीलैंड का संबंध किससे है, केले से है, अंगूर से है, कीवी से है या साथियों सेब से। देखिए, हमें इतना पता है कि भारत का
अगर राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। तो न्यूजीलैंड का साथियों राष्ट्रीय फल क्या है, इतना भी हमें पता है साथियों, कीवी है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कीवी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आप देख पाए रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन हम लोग मैथ के देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी फुल मॉक टेस्ट मैंने तैयार किए हैं जिसमें 80 प्रश्न है टोटल, लेकिन आज की इस मॉक टेस्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 60 क्वेश्चन साथियों आपके लिए लाया। चलिए, और अब उसके बाद देखेंगे साथियों मैथ का पहला प्रश्न है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जैसे कि आज मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि मतलब हर साल उसमें 10% बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए 2021 में साथियों 100 जनसंख्या थी, कितनी, 100 जनसंख्या थी, तो 2022 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, इसका जब 10% बढ़ेगा ना तो 10 बढ़ जाएगी, यानी कि साथियों 110 हो जाएगी। फिर उसके बाद 2023 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, अब इसका 10 बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका 1/110 का 10% कितना होगा साथियों, अगर बात करें तो 11 होगा, 10 नहीं होगा। तो 11 होगा, अब कितनी बढ़ जाएगी, 110 है, 120, 121 हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो मैंने यहां पर आपको समझाया है वो आपको साथियों ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर बात करें अभी जनसंख्या साथियों कितनी है, अभी जनसंख्या है 64,000। ठीक है, पहले साल जनसंख्या बढ़ी 10%, यानी कि 110% जनसंख्या हो गई, सिंपल सा लिख देंगे। उसके बाद साथियों जनसंख्या कितने बढ़ी, दूसरी बार मान लीजिए अब ये जनसंख्या हमें मिल गई 10% बढ़ के, अब दूसरी साल भी तो 110 ही तो हो जाएगी साथियों। ठीक है, 10% बढ़ेगी यानी कि 110 हो जाएगी। अब इसकी 110 हमें लिखना है तीसरी साल की, तो इस तरीके से आप करेंगे साथियों। अगर आपके सामने लिखा होगा 10% है या 20% लिखा होता तो 120 120 120 करते। 3 साल लिखा है तो इसलिए हमने इसको 3 साल ऐसे करके किया। ठीक है ना, तो अब इसको कैलकुलेट करा लो साथियों, 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी वो आपका निकल जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, और एक ये जीरो, एक ये जीरो, और नीचे के 2 जीरो। अब बचा क्या साथियों आपके पास, अब आपके पास बचा 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। हमें इतना पता है कि 11 की गुणा 11 से करते हैं तो 121 आता है, और 121 की गुणा 11 से करते हैं तो 1331 आता है। एक बार आप देख भी ले सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा भी दे देता हूं। चलिए, बिल्कुल 1331 आपका आ गया। अब 1331 की गुणा किससे कर लो, 64 से साथियों कर लो। तो 4 एकम 4 आपका हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 1 13 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और एक आपका कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 की बात करें, 6 एकम 6, 6 तियां 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तियां 18, 6 तियां 18 और 1 19 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 1 7 आपका हो जाएगा। अगर इसको साथियों जोड़ें तो 4 8 11 आपका ये 15 और 8 यानी कि 85, 184 क्या किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहां पर है 23 है, 32 है और 4 है, और 15 इसका महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। देखिए अगर यहां पर महत्तम समावर्तक यानी कि मासा ना लिखा होता, अगर यहां पर साथियों लघुत्तम समावर्तक लिखा होता यानी कि लासा, तो हम क्या करते हैं साथियों, ये भी तो सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं 23, यहाँ पर लिखते हैं हम 32, यहाँ पर लिखते हैं हम 4, और यहाँ पर लिखते हैं साथियों हम 15। ठीक है ना, और इसको साथियों क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर साथियों 2 से इसको हम लोग करवाते। अब 2 से जो जो कट रहा है ना वो हम कट कर देते और ऐसे ही लिख देते, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये 15 ऐसे लिख देंगे। फिर अगर कुछ 2 से कट रहा है तो 2 से कट करेंगे, फिर उसके बाद 3 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, अंत तक मतलब हम उसको कट करते रहते हैं। लासा में ये किया जाता है, लेकिन मासा में साथियों ऐसा नहीं किया जाता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। मासा में क्या किया जाता है मैं आपको बता दूं, देखिए मासा का आज आपका प्रश्न है, कल आपका लासा का ले आऊंगा। ठीक है, तो वो भी आपको सही प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। अच्छा, मासा में क्या किया जाता है, मासा में क्या किया जाता है कि एक बार आपको मौका दिया जा रहा है कि आप सब कट कर लो। अगर 2 मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है तो 2 से आपका ये भी कट हो, ये भी कट हो, ये भी, लेकिन ऐसा है नहीं यहां पर। तो एक संख्या अगर मैं आपको बता दूं, एक ऐसी संख्या है जो साथियों एक बार में सब कट हो जाएंगे, लेकिन कितने बार आएगा, वही बार आ जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के साथियों कहा जा सकता है कि 23, 32, 4 और 15 का जो मासा साथियों बन सकता है वो 1 बन सकता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 150 मीटर की दूरी
25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल क्या होगी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए दूरी बटे समय। दूरी बटे समय है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप किस स्पीड से चल रहे हैं, नॉर्मली आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से चल रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं वहां 2 घंटे में पहुंच जाऊं। मतलब एक दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये मैंने लिखा दूरी, क्योंकि चाल हमें निकालना है, और आप सोच रहे हो कि मैं भाई 2 घंटे में पहुंच जाऊं, तो आपकी चाल क्या होना चाहिए? आप देखोगे ओडोमीटर में कितनी चाल से आप जाओ, तो 2 एकम 2, यहां पर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि आपकी चाल होना चाहिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा? यानी कि 30 की आपकी चाल होना चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल होना चाहिए। चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो यहाँ पर साथियों चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है साथियों दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी कितनी बताई गई है साथियों? यहाँ पर दूरी बताई गई है 150 मीटर की, और यहाँ पर समय कितना है? तो 25 सेकंड का समय है। लेकिन एक बात यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आपको निकालना है, ठीक है ना? तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में हमें सबसे पहले बदलना होगा। जब देखिए, अब यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान रखनी, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो उसको किससे गुणा कराएंगे? 18/5 से गुणा कराएंगे। लेकिन अगर कभी किलोमीटर प्रति घंटे को सेकंड प्रति मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कराएंगे। सीधा सा साथियों है। चलिए यहां पर अगर बात करें, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, 5 तियां 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 18 छंग कितना होता है साथियों? 18 पंजे 90 होता है, और साथियों 108 होता है, ठीक है ना? 108 बटे कितना हो जाएगा साथियों? 5 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा ना, पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, और 5 छंग आपका 30 हो जाएगी। यानी कि साथियों चाल क्या निकल कर आई? 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों चाल निकल कर आई, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, ठीक है ना? किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? अच्छा, वर्ग क्या होता है? वर्ग आपका ये होता है, ये मैंने यहां पर बना दिया वर्ग। वर्ग वो होता है साथियों जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये क्या है, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, और ये भी एक होगा, और ये भी एक होगा। खैर अच्छा, किसी वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वर्ग ये होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मतलब जो ऐसे टेढ़ी करके ये लाइन खींची होती, ये होती है विकर्ण। विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? विकर्ण की लंबाई दे रखी है साथियों a, ठीक है ना? और अगर बात करें ये क्या है, ये एक भुजा ही तो है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ठीक है? तो उसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निरूपित कीजिए, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथियों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक तरीके से अगर बात करें तो जो क्षेत्रफल होता है ना, अगर जो भुजा है, मान लीजिए इस भुजा की लंबाई साथियों 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, यानी कि भुजा का वर्ग ही साथियों क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हमें भुजा हम ज्ञात करें ना, अगर हमें भुजा ज्ञात हो गई, यानी कि इसकी लंबाई हमें मालूम पड़ गई, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। यहां पर साथियों लिखा हुआ है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है? a है, a सेंटीमीटर है, ठीक है भाई? तो अच्छा, विकर्ण की लंबाई का एक सूत्र भी होता है साथियों, क्या? लंबाई विकर्ण की लंबाई का साथियों सूत्र क्या होता है? a√2 होता है, ठीक है ना? a√2 होता है साथियों। तो a√2 साथियों है, ठीक है? अब यहां पर अगर बात करें, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये प्रश्न में अल्फा लिखा था, ठीक है, अल्फा लिखा था। तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई, यानी कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है? a√2 होता है, और विकर्ण की लंबाई यहां पर कितनी दे रखी है? अल्फा दे रखी है, यानी कि अल्फा बराबर साथियों क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा, ठीक है? a√2 हो जाएगा अल्फा। इतना बात आपको साथियों समझ में आ गई होगी। तो अगर बात करें साथियों, ये a है, और a क्या होता है? a ही एक तरीके से भुजा होता है, तो a हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा जैसे लिखा था वैसे लिखा जाएगा, √2 है, √2 इसके नीचे आ जाएगा, √2 आपका इसके नीचे आ गया। यानी कि अब हमें a समझ में आ गया, ये a क्या है? a क्या होता है साथियों? भुजा होती है। मैंने आपको बताया था भुजा निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। भुजा तो हमारे पास निकल कर आ गई है। a बराबर अल्फा बटे √2 हो जाएगा। a बराबर अल्फा
बटे √2 हो जाएगा। इसका मैंने कहा था इसका स्क्वायर करा लोगे तो क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करा लोगे साथियों, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √2 गुणा √2 आ जाएगा। √2 गुणा √2 साथियों क्या आ जाता है, सिर्फ 2 लिख सकते हैं हम √2 गुणा √2 को, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आंसर की अगर बात करें, अल्फा स्क्वायर बटे 2 जो लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर घात 4 लगी इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें कोई पावर नहीं लगी है। यहाँ पर साथियों आपका आंसर जाएगा ए स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर कह सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बटे √2। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि क्या राइट आंसर यहां पर साथियों आपका हो सकता है, बन सकता है। चलिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। मतलब एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर है, उसकी चौड़ाई 4 मीटर है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो उसमें रखा जा सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए साथियों घनाभ आपका ये हो गया एक घनाभ। इसमें कहा गया है कि इसमें सबसे लंबे तरीके से हम बांस कैसे रखेंगे। जब हम इस प्रकार से कुछ बांस को रखेंगे तभी तो ये सबसे लंबा हो पाएगा। अगर ऐसे रख देंगे तो थोड़ी ना लंबा होगा, ना ऐसे रख देंगे तब भी लंबा नहीं होगा। अगर इस शेप में रखेंगे ऐसे करके तो वो सबसे लंबा बांस कहलाएगा। यानी कि अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको विकर्ण ज्ञात करना है, एक तरीके घनाभ का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो उसमें जो उसमें रखा जा सके, तो आपको क्या ज्ञात करना है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। एक तरीके से इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो घनाभ का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। अगर प्रश्न में ये लिखा होता कि घनाभ का विकर्ण बताइए तो आप क्या करते, तब भी आप यही करते और तब भी आप यही करेंगे। आप क्या करोगे साथियों, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र जो होता है लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है। अब अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अंडर रूट ले लिया हमने। लंबाई स्क्वायर, लंबाई कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर कराओगे 144 आ जाएगा। ऊंचाई कितनी है साथियों, ऊंचाई जो भी है 4 का स्क्वायर आएगा कुल मिला के, तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड, 16 आपका हो जाएगा। ऊंचाई देख लेते हैं कितनी, ऊंचाई आपकी वैसे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का अगर स्क्वायर कराओगे तो 9 हो जाएगा। अब इन सबको साथियों क्या करो, इन सबको जोड़ लो। तो 4 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 9 आपका 19 हो जाएगा। एक कैरी लग जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 169 की अगर बात करें तो ये तो 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि अंडर रूट में क्या आ जाएगा साथियों, 13 गुणा 13 हो जाएगा। यानी कि 13 की 13 से गुणा करोगे तो 169 आएगा। अब अगर बात करें साथियों, ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 2 की जगह 1 13 यहाँ पर निकल आएगा। तो क्या अगर बात करें साथियों कि उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई कितनी होगी साथियों, 13 होगी। ये आपको 13 मीटर होगी। इसलिए आंसर अभी आपका साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। अगर बात करें ये बटे में है, यानी कि 2.6 का स्क्वायर है ये, माइनस 2.356 का स्क्वायर है, बटे क्या है 0.288 है। मैं इसको सही तरीके से साथियों एक बार लिख देता हूँ, यानी कि 2.644 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर माइनस क्या, फिर क्या 2.356 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बटे में साथियों क्या है, बटे में है 0.288 है। इसको आपको सरल करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए अगर हम इसको a मान ले पूरे को तो a स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस इसको b मान ले तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है साथियों, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ये आपको मालूम होगा, बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब जैसे ये है ना, जैसे ये लिखा हो ऐसे इसको खोल लो, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो a ये है, a प्लस बी हमें लिखना है, a ये है, a क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2.356, यानी कि a प्लस बी तो हम लिख चुके हैं। अब हमें लिखना है a माइनस बी। देखिए बहुत आसान बन जाएगा ये आपके लिए। a माइनस बी कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। b कैसे लिखेंगे, b आपका इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है ना, और बटे में जैसा है तो बटे में हम वैसा ही रखेंगे। क्या था साथियों, 0.288 था। ठीक है ना, चलिए अब अगर बात करें साथियों, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब अगला स्टेप हम यहां से लिखेंगे। अगर बात करें इसको जब हम साथियों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक बार जोड़ लेंगे साथियों।
4 और 6 आपका कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा, 10 का 0 लग जाएगा, 1 कैरी का हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 आपका फिर 10 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, फिर आपका 1 लग जाएगा, 3 और 4 आपका हो जाएगा, 4 और 0 आपका कितना, 4 और 6 आपका फिर 10 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट करके साथियों फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 और 1 3 और 2 5, ठीक है, तो यानी कि 5 आ जाएगा कुल मिला के, ये 0 0 हटाओ, पॉइंट आ गया ना, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 और उसके बाद साथियों इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर घटाएंगे साथियों, ये 2 में से 2 जाएगा वो तो शायद 0 ही आएगा, 4 में से 6 अगर जाएगा तो कितना आएगा देख लेते हैं हम लोग। 4 में से 6 यानी कि 14 में से 6 जाएगा साथियों तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया है, 3 में से 5 जा नहीं सकता तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब ये हो जाएगा 5 5 में से 5 में से 3 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और पॉइंट यानी कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो अब 2.88 आ जाए। अच्छा नीचे क्या था, नीचे आपका 0.288 था, तो 0.288 था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नीचे भी 2.88, ऊपर भी 0.288, मतलब नीचे भी 0.288 और ऊपर भी 0.288, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा गया साथियों सिर्फ 5 ही तो बचा, और 5 बचा तो यही तो साथियों आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए, तो एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1352 रुपए हो जाती है, तद अनुसार वह धनराशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर साथियों आपके सामने क्या क्या दे रखा है, एक तो दर दे रखी है, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ पर साथियों दर दे रखी है, यानी कि रेट दे रखी है 4%, ठीक है। उसके बाद साथियों समय दे रखा है, कितने का समय, आपका 2 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका अगर बात करें 1350 हो जाती है, यानी कि ये ए ही तो कहलाएगी साथियों, 1352 और आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, एक तरीके से मूलधन यानी कि आपसे पी पूछा जा रहा है। तो एक सूत्र साथियों आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी, ठीक है ना। अब यहां पर ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, पी आपसे पूछा जा रहा है तो पी हम लोग बता देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1352 है, लिख देंगे, बराबर आपका पी लिख देंगे। 1+r की वैल्यू क्या है, आर 4% है, और बटे में साथियों आपका 100 आ जाएगा, और टी कितना यानी कि समय कितना, 2 वर्ष का है। इसको इससे कट करोगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 और एक आपका एक इधर भी तो रहेगा, 25 एकम 25, 25 और एक 26, 26 बटे 25 यहां पर आ जाएगा। यानी कि अब आपके सामने जो बनेगा 1352 बराबर पी, ठीक है, गुणा 26/25, 2 बार लिखना है साथियों हमें, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 26/25, और फिर से साथियों क्या आ जाएगा, 26/25 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर साथियों बात करें, देखिए अब बहुत आसान तरीका, पी ज्ञात करना है तो पी एक तरफ कर लो और ये बाकी चीजें एक तरफ कर लो। पी बराबर 1352 है ना, ये 25 इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ये 25 इसकी गुणा इससे हो जाएगी, बटे में क्या आ जाएगा, 26 गुणा 26 आ जाएगा। तो ये हम लोग एक बात सही तरीके से साथियों लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे साथियों लिखेंगे, अगर बात करें तो 1352 गुणा 25 गुणा 25, बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 26 गुणा 26 आ जाएगा। ये क्या है, ये पी के बराबर है, सब ये पी के बराबर है। अब अगर बात करें साथियों, 13 दूना आपका 26 होता है, 13 एकम 13 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 13 13 चक्कू आपका 52 हो जाएगा, 13 चौका आपका 52 हो गया, ठीक है ना। 13 कम 13, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, फिर इसको कट करेंगे, 13 पंजे 65, 13 छंग 13 सत्तर, 13 अट्ठे 104, तो 13 अट्ठे 104 हो गया। इस 2 से कट होगा साथियों, ये 4 रह जाएगा, इस 2 से कट होगा साथियों, ये आपका 2 रह जाएगा। तो अब बचा क्या साथियों, 25 गुणा 25 बचा, और साथियों आपका कितना बचा, आपका साथियों 2 बचा। तो 25 की 25 से कराओगे साथियों क्या होगा, कितना होता है, 625 होता है, और 625 की 2 से कराओगे साथियों क्या होगा, 1250 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 625 625 साथियों, 600 600 आपके कितना हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे, और 25 25 आपके 50 हो जाएंगे। तो कितनी धनराशि है साथियों, 1250 धनराशि है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तद अनुसार ब्याज की दर 8% है, बताइए। देखिए एक सूत्र होता है साथियों, कभी भी आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या दे रखी है, 5000 दे रखी है साथियों।
उसके अलावा आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 8% दे रखी है। 8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 8 गुणा 8 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 100 गुणा 100 आ जाएगा, 100 के ऊपर स्क्वायर लगा ना, तो 100 गुणा 100 आ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा। तो 4 अट्ठे कितने हो जाएंगे साथियों, 4 अट्ठे आपके कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्या 32 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। और लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। इस प्रश्न की अगर बात करें, बहुत सारी किताबों में इसका बहुत लेंथी तरीका लिखा हुआ है, लेकिन साथियों ऑप्शन की मदद से अगर आप इसको करेंगे ना, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। यानी कि कंपैरिजन की अगर बात करें, जो किताब में इसका सॉल्यूशन लिखा है बहुत कठिन लिखा है, आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं कैसे। पहली वाली लाइन में लिखा है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। यानी कि कहा जा सकता है साथियों क्या, कि 180 छात्रों का साथियों औसत भार कितना है, 100, हाँ कितना है, सॉरी सिर्फ 50 किलोग्राम है। तो अगर बात करें 180 छात्रों का कुल वजन कितना है, तो 18 पंजे 90 होता है, और 2 जीरो लगे हैं तो वो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 180 छात्रों का कुल वजन जो है वो साथियों 9000 किलोग्राम है। कितना है, 9000 किलोग्राम है। 9000 किलोग्राम ही तो होगा। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50, यानी कि देखा जाए हर एक बच्चे का भार 50 किलो है, तो 180 बच्चों का भार कितना होगा, 9000 किलोग्राम होगा। अब उसके बाद लिखा है कि लड़कों का औसत भार जो है ना, लड़कों की अगर बात करें, लड़कों का बॉयज का अगर साथियों औसत भार जो है वो कितना है, 60 है। और गर्ल की अगर बात करें, गर्ल का औसत भार कितना है साथियों, तो 45 है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लेते हैं साथियों, मान लेते हैं कि अगर साथियों 80 ये क्या है, 80 लड़कों का भार है, 80 लड़कों की संख्या है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 100 है। यानी कि हम साथियों लड़कों की संख्या कितनी है, 80 मान लेते हैं, और यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 100 मान लेते हैं। अब अगर बात करें, ये लड़के हैं ना, 80 लड़कों का औसत भार कितना है, 60 है। तो 80 लड़कों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 8 छंग आपका कितना होता है, 6 छंग 36, 6 48, यानी कि 4800 हो जाएगा। और लड़कियों की अगर बात करें तो इनका 4500 हो जाएगा। यानी कि ये लड़कियों का कुल वजन है, ये लड़कों का वजन है। क्या इन दोनों को जोड़े तो क्या 9000 आ रहा है, नहीं आ रहा है साथियों, नहीं आ रहा है ना। तो जब नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक बार फिर से मैं यहां पर लिख लेता हूं, 180 छात्र थे जिनका औसत वजन साथियों 50 किलोग्राम था, टोटल वजन था इनका 9000 किलोग्राम। बी को अगर लेते हैं, यानी कि अगर बात करें साथियों, मान लेते हैं लड़कों की संख्या 65 है, और इसमें दे रखा है कि 65 की अगर बात करें तो लड़कों का औसत वजन 60 है। लड़कियों की अगर बात करते हैं साथियों, 115 लड़कियों की संख्या है, और लड़कियों का औसत वजन की बात करें तो 45 है। यानी कि साथियों कहा जा सकता है कि अगर 65 की गुणा 60 से कराएंगे तो हमें लड़कों का कुल वजन मिल जाएगा। 115 की गुणा 45 से कराएंगे, टोटल वजन हमें मिल जाएगा लड़कियों का। लड़कों का कुल वजन, लड़कियों का कुल वजन, अगर इनको जोड़ेंगे, अगर 9000 आए तो यही हमारा आंसर होगा बी। देख लेते हैं साथियों, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 लग जाएगा, 6 चंग 36, और 3 आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 115 और 45 की, आप इधर को करा लो, 115 और 45 की गुणा इधर करा लो। 5 पंजे 25 आपका हो जाएगा, 7 आपका आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। अगर बात करें साथियों 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 कम 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, 5, यानी कि इतना आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 5175 आ जाएगा। अब क्या 5175 और 5175 और 3900 आपका कुछ गड़बड़ साथियों यहाँ पर हो रही है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। तो उसके बाद अगर बात करें, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो साथियों, यानी कि किसको किसको, इनको और इनको जोड़ो तो 9000 नहीं आएगा। अब ऑप्शन नंबर सी वाले को एकदम से साथियों चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर बात करें साथियों 180 छात्रों का, 180 छात्र हैं और 50 किलोग्राम एक का है, तो कितना होगा साथियों, टोटल 9000 किलोग्राम होगा। अब अगर हम मान लेते हैं साथियों कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं, जिनका औसत वजन कितना है, 60 है, यानी कि कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। और लड़कियां कितनी है साथियों, लड़कियां आपकी 120 हैं, जिनका औसत वजन कितना है, 45 है। तो ये तो 36 आ गया, इसको देख लेते हैं, 45 और 12 की गुणा कर लेते हैं एक बार साथियों। 45 गुना आपका 90 हो जाएगा, 45 कम 45 हो जाएगा, ये आपका साथियों 540 हो जाएगा, यानी कि 5400
5400 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको जोड़ो क्या साथियों, 9000 आएगा। देख लेते हैं साथियों, 36 और 54 को एक बार जोड़ लेते हैं, 0 आ गया। हाँ, ये आपका साथियों कितना आ जाएगा, 9000 यहाँ पर जो है वो पूरा पूरा 9000 यहाँ पर साथियों जोड़ने पर आ रहा है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।